स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पेस न्यूज़ 3 तारीख जुलाई का 2026 का। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे ब्लू ओरिजिन थोड़ा कम बैक करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इनका थोड़ा सा एक माइनर कबूम इवेंट हो गया था। बूम भी नहीं था, कबूम इवेंट था। तो इनका हिसाब ये है कि इनके पास दो प्रॉब्लम है। पहला है आर्टेमिस कॉन्ट्रैक्ट, वो नासा का है, टाइमलाइन खिसका नहीं सकते। दूसरा जो इनका लियो कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं उसमें भी दिक्कत है क्योंकि आप कॉन्स्टलेशन बनाते हो तो कॉन्स्टलेशन के लिए आपको बैंडविड्थ खरीदना पड़ता है स्पेक्ट्रम में, कि ये स्पेक्ट्रम में ये इतना वेवलेंथ हमको दे दो, मतलब बैंड जिसको कहते हैं, ये हमको दे दो। अब रहा बात कि वो देने में, चूंकि वो एक नेशनल एसेट है तो मतलब उसको एफसीसी रेगुलेट करता है, तो उसका हिसाब ये है कि मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, अगर मतलब अप्रूव किया तो दे देंगे, लेकिन उसको यूटिलाइज करना होता है। मतलब आप मांग लो, ठीक है हम दे देंगे, ठीक है, लेकिन आपको यूज करना, खाली नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप खाली छोड़ेंगे वो दूसरे को बेच दिया जाएगा, ये बाय लॉ है। तो एफसीसी का था कि क्यूप्लेयर इतना बड़ा वो स्पेक्ट्रम ले लिए हैं लेकिन उतना लॉन्च नहीं कर पाए सैटेलाइट। मतलब जैसे कि स्टारलिंक अगर लेता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, सर उस भर दिए हैं पूरा, आपको कोई टेंशन नहीं है। इनका जो रिक्वायरमेंट था उतना ये लॉन्च नहीं कर पाए। बहुत सारा लॉन्च किए हैं मतलब आपका, लेकिन ना तो वल्कन रॉकेट धड़धड़ा के लॉन्च हो रहा है, ना इनका खुद का रॉकेट ऑन शेड्यूल है। तो मतलब जो विंडो था वो फिसल गया। तो अब उन पे ये स्पेक्ट्रम पेनल्टी लगा दिया गया है कि देखिए आप क्लेम कर दिए, डिलीवरी नहीं दिए तो काम नहीं चलेगा। तो वो भी एक समस्या बन गया। तो हिसाब है कि अब ये रश कर रहे हैं। तो रश में हिसाब ये है कि जो मेन टावर गया, लाइटनिंग है, उसको छोड़ दिया जा रहा है। तो अब रावत बिना लाइटनिंग के लॉन्च कर सकते हैं वो, बस रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। और थोड़ा ही बढ़ता है, मतलब क्योंकि ये मेन टावर अभी भी टावर है, उसमें अभी भी लाइटनिंग है। वो दूसरा वाला मतलब एकदम होता है ना, वंस इन 1000 ईयर वाला, लाइटनिंग को संभालने के लिए बनाया रहता है। तो हिसाब ये कि ये टावर जो है वो काफ़ी डैमेज हुआ था, तो उसको ये सेगमेंट बाय सेगमेंट खोल के निकालेंगे और फिर उसको रिपेयर करेंगे प्लस अपग्रेड करेंगे। जो जो चीज़ में डैमेज हुआ है उसको रिपेयर किया जाएगा और अपग्रेड कर देंगे। तो अब ये हिसाब है कि यही टावर, चूंकि ये फिजिकली बचा हुआ है, इस पर अब अम्बिलिकल भी डालेंगे, यानी कि जितना इनका प्लम्बिंग है, आपका एसी का हवा चाहिए, बिजली का वायरिंग चाहिए, फिर लिक्विड नाइट्रोजन चाहिए, सॉरी शायद है नाइट्रोजन है, शायद स्पिन स्टार्ट करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, जो जो मतलब कंज्यूमेबल है, वो उसका टावर से आ जाएगा। और टावर पे ये एक प्लेटफॉर्म ऐड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जैसे इंडिया का जीएसएलवी है वैसा। लॉजिक ये है कि इनको मतलब जो इरेक्टर टावर था जो इनका, कि आराम से उठा के लाता था, ऐसा खड़ा कर देता, वो पूरा स्वाहा हो गया। रॉकेट उसी पर था, वो पूरा स्वाहा मंगला हो गया। तो हिसाब है कि सर फिर से इरेक्टर बनाने लायक टाइम नहीं है। बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, मैं आराम से देख सकता हूँ कि आने वाले कुछ टाइम में बना ही लेंगे। तो लेकिन इनको है कि 2026 खत्म होने से पहले लॉन्च करना है। वो बहुत ही एम्बिशियस बात है। तो कैसे करें? तो डबल डिपिंग करो, टावर रिपेयर करना है, ठीक है वो कर ही रहे हैं, उसमें अगर अपडेट कर देते हैं तो उसमें हिसाब यह है कि अगर हम प्लेटफॉर्म लगाते हैं, और वो भी खिसकने वाला नहीं, सिंपल मतलब क्लैम शेल वाला, ये नहीं जो मतलब पूरा 90 डिग्री मुड़ना, सिर्फ क्लैम शेल, अगर वो कर देते हैं सस्ते में निपट जाएगा। आपको क्या करना होगा, रॉकेट को घुमाना होगा, 90 डिग्री घुमा दीजिए ताकि सारा अम्बिलिकल का डायरेक्शन सही हो जाए और आप क्लाइंब करोगे। फिर रहा बात की इरेक्टर तो नहीं है आपके पास, तो उसका क्या करेंगे, बड़ा सा क्रेन इस्तेमाल करेंगे। और जो आपका पेलोड अडाप्टर, पेलोड और फेयरिंग जो है वो एज ए कंप्लीट कंपोनेंट रॉकेट टावर के ऊपर ही असेंबल करेंगे। ये किया जाता है बहुत सारे जगह में, इनकैप्सुलेटेड बिल्डिंग में करते हैं ऐसा, कोई और बात नहीं है। लेकिन ये मतलब बेसिकली ये सारा चीज़ है कि फटाक से करो। बहुत मतलब टाइमलाइन क्रिटिकल है, बोल रहे ना, आर्टेमिस भी लटक जाए और क्यूपलर भी लटक जाए तो दिक्कत हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं। और स्टेज 1 और स्टेज 2 की जो स्टैकिंग है वो नॉर्मली इनका फैक्ट्री में होगा, उसका सारा चीज़ है रेडी, रॉकेट रेडी है। मतलब उनका प्लान ही था कि अगर वो मतलब जो लॉन्च ये नहीं हो जाता तो उसके पीछे रखे हुए थे खूब सारे रॉकेट। मतलब बहुत देर से है, ये बात एकदम सही है, ब्लू ओरिजिन बहुत धीरे चला है। लेकिन इनका अब उम्मीद था कि अब ये धड़धड़ा के लॉन्च करने लगे, क्योंकि सारा हार्डवेयर सॉर्ट कर लिए, प्रॉब्लम्स बोलिए 3 बार लॉन्च किए, उसमें से 2 बार ये सक्सेसफुली ऑर्बिट पहुंच गए। तो और ये चौथी वाले में और वो भी टेस्ट में फटा, पेलोड नहीं था इसलिए। तो मतलब काफ़ी ठीक ठाक स्पीड पे चल रहे हैं। लेकिन बस वही बात है कि ये क्रेन जो है ये फाइनली हट ही जाएगा। तो देखिए आने वाले टाइम में, अभी बस स्पीड बढ़ाया जा रहा है कि भैया फटाक से लॉन्च करो, क्योंकि एफसीसी अगर बहुत ज़्यादा पेनल्टी देने लगा तो मतलब सर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अब स्पेक्ट्रम नहीं बचा है, उसके लिए लड़ाई होती है स्पेक्ट्रम के लिए। तो ये ब्लू ओरिजिन है, देखिए काम कर पाता नहीं। जब से ये क्रेन पे कूद गया तब शायद लग रहा है कि
शायद सही में कर लें कि भैया हम इसको 2026 खत्म होने से पहले एक लॉन्च कर दें, लेकिन हमको पता नहीं है उतना जल्दी वो हाइड्रोलिक ये क्लैम स्ट्रक्चर कैसे बनाए। बाकी सारा चीज़ बन जाएगा तुरंत, उसमें कोई टेंशन नहीं। अब बोल रहे प्लेटफॉर्म का जो एरिया है उसको सेफ कर दिया गया है, डिब्री हटा दिया गया है, रिपेयरिंग पे काम चल रहा है। तो स्पीड है, लेकिन बात वही है, मेरे को उस पे टावर का क्लैंप पे ही सबसे ज़्यादा डाउट है। बाकी सारा चीज़ हम मान सकते हैं कि आप 1-2 हफ्ते में कर दो, लेकिन क्लैंप पे सर थोड़ा टाइम लगेगा। और ये जो क्रेन दिखा रहे हैं ये आ चुका है ऑन साइट, बड़ा वाला है। बाय द वे यही क्रेन वहाँ पे भी था स्टारशिप में, वहाँ पे भी जब बिल्डिंग बना रहे तो ये बहुत बड़ा क्रेन है था। तो ब्लू ओरिजिन अभी मेहनत कर रहा है। अब बात करते हैं ऑफिस इंस्पेक्टर जनरल के बारे में। ये मतलब नासा जी के दादाजी हैं। तो इनका काम है कि ये जो पूरा स्पेस पोर्ट है, जो मतलब जहाँ से अपोलो लॉन्च हुआ, जहाँ से सैटर्न लॉन्च हुआ, जहाँ से SLS लॉन्च हुआ, वो सारा बनाया गया था अपोलो के लिए 1960 में। ठीक है, ये जो सुंदर है स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स, ये सारा जो है लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39B, लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A, ये सारा बनाया गया था 1960 में। अब इसका सारा सिस्टम एक्सपायर कर गया है। एक्सपायर मतलब ऐसा नहीं खराब हुआ, फेल हो गया, टूट गया, वैसा कुछ नहीं। बनाया गया था 50 साल के लिए, वो 50 साल पहले था, हो गया सर, 50 साल बीत गया। तो हिसाब वही गैस सिस्टम। अब आज का जो रॉकेट है इतना हंगरी हंगरी रॉकेट है, तो इनका है कि सर हम यहाँ पे गैस आपका ले जाएंगे। सर अब तो होगा ही नहीं। अब इनका जो जैसे गैस के लिए हीलियम लाइन है, नाइट्रोजन लाइन है, और बहुत सारा और के बारे में भी सोचा जा रहा है, वो उसमें उतना कैपेसिटी नहीं है कि आप मॉडर्न रॉकेट लाइन। अब मॉडर्न का मतलब क्या हो गया, SLS अगर आप लॉन्च करते हैं तो ब्लू ओरिजिन रॉकेट नहीं लॉन्च कर पाएगा, ब्लू ओरिजिन करते हैं तो SpaceX नहीं कर पाएगा, और स्टारशिप आया तो अकेले सबको गटक जाएगा। तो हिसाब ये है कि यहाँ पे जो मतलब फीड स्ट्रक्चर है वो है ही नहीं, मतलब हालत इतना ख़राब है कि वो तो पता है गैस तो है ही नहीं उनका जितना इनको चाहिए, बहुत टाइम लगेगा। एक मतलब हर लॉन्च कॉम्प्लेक्स को अपना वो डालना पड़ेगा गैस स्टोरेज, और उसको काफ़ी देर चार्ज करो फिर जाके काम होगा। वो हो गया। फिर जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है, जो सब स्टेशन यहाँ दिया गया है, वो सब स्टेशन आपका लगभग 30 मेगावाट का है। SpaceX अकेले उससे ज़्यादा गटक रहा है। तो मतलब हिसाब ये होगा कि SpaceX लिटरली वहाँ पे टेस्ला बैटरी पैक रख दिया कि वो दिन भर चार्ज होता है, और जब लॉन्च के टाइम में जो काफ़ी सर्ज चाहिए तो वो दे देता है। तो हिसाब वही है कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, गाड़ी खोल दीजिए, वो बैंडेड है, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। तो रोड भी गया, और जो ब्रिज है यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी स्वैम्प है तो काफ़ी सारा ब्रिज है। ब्रिज गया, रोड गया, सब सुहा हो गया है। तो बेसिकली शुद्ध भाषा में हर चीज़ सुहा हो चुका है, हर चीज़। मतलब ये पूरा लॉन्च कॉम्प्लेक्स हो गया, आपने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा वो चला, उसको बनाया गया था 50 साल टिकने के लिए, वो 50 साल कब का बीत गया। तो बात है कि अब क्या किया जाए। तो हिसाब उसी पे आ रहा है कि अब इनका मेन समस्या जो है वो है एंटी डिफिशिएंसी एक्ट, जो लॉ में लिखा गया, मतलब कांग्रेस के लॉ में है कि नासा पैसा नहीं उठा सकता किसी चीज़ से। यानी कि प्राइवेट प्लेयर भले नासा का मतलब एसेट को यूज़ करें, ये सारे एसेट नासा के अंदर में आते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स पे नहीं कर सकते इसके लिए। मतलब बोलेंगे ये तो बड़ा स्टूपिड बात है। हाँ भी और नहीं भी। इसका लॉजिक ये है कि अगर आप गवर्नमेंटल प्रॉपर्टी को प्राइवेट से थोड़ा सा भी पैसा देते हो तो वो उस पर ऑब्वियसली ये करने लग जाएंगे, कंट्रोल करने लग जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये सारे लॉन्च पैड है, आप बोलते हो कि ठीक है आप पैसा दे दो, आप रिपेयर कर लो, आप कर लो, तो रहा बात की वो जो पूरा सेक्शन है वो ये हो जाएगा ना कि भाई ठीक है, अब कोई नया कंपनी आता है रॉकेट, मतलब जैसे SpaceX एक टाइम पे था, नई कंपनी आएगी, बोले सर हमको लॉन्च पैड चाहिए, नासा बोले हम नहीं दे सकते, क्यों भैया ये लोग पैसा दे के रखे हुए हैं। तो वो एक समस्या बन जाएगा। तो बाय द वे ये समस्या स्पेस फोर्स के पास नहीं है, इसीलिए स्पेस फोर्स के जितने लॉन्च चल रहे हैं वो बड़ा आराम से चल रहे हैं। वहाँ पे है कि SpaceX को चाहिए कि सर हमको यहाँ पे रीइंफोर्समेंट चाहिए, बनाओ ना यार, काहे सिर खा रहे हो। तो नासा फंसा हुआ है अभी, मतलब लीगली फंसा हुआ है। और यही मतलब ऑफिस इंस्पेक्टर जनरल का जो रिपोर्ट है उसमें बात वही है कि प्रॉब्लम नहीं है, हंसी खुशी ब्लू ओरिजिन पैसा देगा, हंसी खुशी SpaceX पैसा देगा, हंसी खुशी सब लोग पैसा दे देंगे, सपिन थोड़ा चिपिन भी कर देंगे, अरे भैया आप भी खुश रहो हम भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पैड को रिपेयर करना है, तीसरा को फ्री का कर देंगे, भैया SLS को भी खुश रहें, क्योंकि लॉजिकली आपका SLS हो नहीं सकता अगर आपका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोल जा रहा है बार बार। लेकिन कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये लीगल कचरा को फिक्स करना पड़ेगा। तो उसमें डिस्कशन है कि ये कर दिया जाए, मतलब जो लीसिंग एग्रीमेंट है उसमें थोड़ा सा फ्रीडम दे दिया जाए कि ठीक है आप लीज कर रहे हो, रिपेयर करो, रिपेयर के नाम पे आप पूरा उसको वो कर दो कि ठीक है भाई आपको ज़्यादा बिजली चाहिए रिपेयर करो। तो क्योंकि बाय द वे उसका जो ट्रांसफार्मर है वो उसमें भी जंग लग गया है, जो उसका पाइपिंग किया गया वो पुराना आदम जमाने का, मतलब लकड़ी वाला पाइप से है, सही में लकड़ी वाला पाइप से है, वो सब टूट चुका है। तो हिसाब है कि बोल गया ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बोल रहा है कि सर हमें मरे हुए 10 साल हो गया है, अब कुछ सोचिए। तो ये अभी एकदम हाई प्रायोरिटी पे डाला गया है कि टाइप पे, और इसको बजट मिल रहा है $200 मिलियन का, बिल आ रहा है $1 बिलियन का रिपेयर का। तो
मेन मैं एकदम क्लियर हूँ, पैसे का यहाँ समस्या नहीं है, सारी प्राइवेट कंपनी हंसी खुशी देगी, लेकिन आप ले नहीं सकते। तो अब वही चीट कोड कैसे निकालना है, वो उसी पे काम चल रहा है अभी। जैसे बिजली कंपनी भी रेडी है, सर आप पैसा दो ना, अरे हम आपको फीडर लाइन दे देंगे ताकि आप 30 मेगावाट ना चलिए 300 मेगावाट आप ले जाइए, आप भी खुश रहिएगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये लीगल लूप होप में हुलू लुलू पे झुलू लुलू हो रहा है। अब बात करते हैं आपका गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस का। तो यहाँ पे समझिए इनका काम होता है कि गवर्नमेंट का मतलब ओवरऑल क्या चल रहा है, धांधली हो रहा है, उसको देखते हैं। तो इनका सीधा वार्निंग आ गया कि यूएसए बहुत नज़दीक पहुंच रहा है जहां गैप इन स्पेस आ जाएगा, और वो भी फ्यू मंथ्स की बात नहीं हो रही, फ्यू ईयर्स तक का बात हो सकता है। यानी कि जैसे कि जब स्पेस शटल डूबा तो हिसाब ये हो गया कि भैया अमेरिका के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं था। मतलब स्पेस शटल बंद होने के बाद क्रू ड्रैगन को लॉन्च होने के बीच में कुछ नहीं है, हवा खाली, कुछ नहीं। तो वैसा अगर स्पेस में हो जाए तो बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा, क्योंकि हिसाब वही है कि स्पेस के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर 24/7 ऑक्यूपाइड रहते हैं। कुछ कंपनीज है जो उसका ये बना रही है, सूट बना रही है, कुछ कंपनी है उसका मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो जॉब्स दिए रखा है वो फेल हो जाएगा अगर आप बंद कर देते। नहीं भैया अगले साल लॉन्च होगा, वो सब उतना एक साल तक कोई खाली नहीं बैठेगा ना। तो वो एक बहुत सीरियस समस्या है कि आप गैप जो है डैमेज कर रहा है। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि आर्टेमिस में भी वो बार बार बोल रहे हैं कि आप रॉकेट बना रहे हो, लॉन्च करो, फिर बोल रहे हो 3 साल बाद हम दूसरा लॉन्च करेंगे। वैसे आप भूल जाओगे कि रॉकेट कैसे लॉन्च होता है। तो नासा का हिसाब वही है कि 2030 में आप कह दे रहे हो कि हम रिटायर कर देंगे स्पेस शटल को, ठीक है, लेकिन आपका बाकी कोई चीज़ तो रेडी ही नहीं है जो रिप्लेस करें जिसके साथ। तो वही, और रहा बात कि जब बजटिंग लिया गया था तब था कि हम 2 पे रखेंगे, तो इतने सारे ऑप्शन है, जैसे एक्सियम स्पेस है, ब्लू ओरिजिन का है, सीआरआई स्पेस का है, स्पेसएक्स का है, स्टार लैब स्पेस का है और वास्ट स्पेस का है। इतने सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये फंडिंग एक को दे रहे हैं, एक्सियम को शायद दे रहे हैं अभी। तो उस पर भी अब दिक्कत हो गया कि आप रिडंडेंसी नहीं रखेंगे, क्योंकि ये समझ चुके हैं नासा कि जैसे स्पेस शटल में दिक्कत क्या था कि एक स्पेस शटल था, वो चला तो चला, नहीं चला तो लटक गए। और अभी क्या है, अभी एक क्रू ड्रैगन है, एक्चुअली होना नहीं चाहिए था। ब्लू ओरिजिन का, सॉरी ब्लू ओरिजिन बोल रहा हूँ, बोइंग का स्टार लाइनर अभी तक चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी लटका हुआ है। तो हिसाब वही है कि अब ये एक्सपीरियंस इसको बताता है कि सिंगल क्या बोलते हैं सप्लायर पे मत रहो, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी लोग हंस रहे थे, किसको दे रहे हो, कौन नई कंपनी है जो हुलुलु पे झुलुलु कर रही है, स्पेस एक्स है उसको तुम पैसा दे रहे हो, बोइंग पे भरोसा करो। इट्स लाइक देखिए उल्टा पड़ गया ना कि बोइंग पे भरोसा किया, बोइंग पैसा खाते रह गया, डिलीवरी नहीं दिया, स्पेस एक्स डिलीवरी दे दिया। तो इसीलिए सिंगल कस्टमर पे नहीं रहना, इनका टारगेट था कि 2 पे, बजट ही नहीं है। मतलब डिमांड सब तरफ से आ रहा है कि आप चांद का मिशन भी करो, आप आईएसएस भी मेंटेन करो, आप आईएसएस के रिप्लेसमेंट को भी खर्चा दो। मतलब सर डिमांड सबका आ जा रहा है, लेकिन है नहीं उतना मतलब फंडिंग। तो वही है। और अभी जो इनके पास सबसे बड़ा दिक्कत है, कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। जैसे इनका था कि फेज़ 1 डिज़ाइन कीजिएगा, मैच्योरेशन कीजिएगा कि हाँ भाई हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। फिर होगा डिज़ाइन, डेवलपमेंट और डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब कि आप एक्चुअली ऑर्बिट में भेजेंगे, उसमें क्रू को रखेंगे कुछ दिन के लिए, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं, कुछ दिन के लिए। और फिर जब नासा कन्फर्म हो जाए, संतुष्ट हो जाए, तब फाइनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो फाइनली आईएसएस का रिप्लेसमेंट होगा। वो फेज़ 2 में होना था, वो अभी तक नहीं हुआ है, और कॉन्ट्रैक्शन भी सिर्फ एक को दिया गया है। तो हिसाब वही है कि किसी भी हिसाब में ह्यूमन रेटेड स्पेस, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा मैं, ये अच्छा चांसेस है कि वास्ट स्पेस शायद 2027 या 2028 में लॉन्च कर दे कैप्सूल, और कैप्सूल में आप लोग जा सकें, लेकिन वो रुक नहीं पाएंगे। वो जो 24/7 स्पेस आईएसएस में है वो नहीं हो पाएगा। तो वो उनका मतलब किसी भी हालत में 2030 में आईएसएस का रिप्लेसमेंट रेडी हो, इसकी संभावना ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट जीरो क्या, प्योर जीरो ही मान के चलिए। तो वही है, क्योंकि आप बना भी लो, क्योंकि बचा कितना साल है, 2026 आधा खत्म हो गया, और एक भी लॉन्च के आसपास नहीं है कि हम इसको लॉन्च करें, एक भी नहीं है। और कॉन्टेक्स्ट वो एक दूसरे में बात भी ओपनली लिखा हुआ है कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई, आपने सारा पैसा एक पे डाल दिया, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, आप ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे, इसीलिए सिंगल कॉन्ट्रैक्टर पे रहना ही नहीं है, हमेशा 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट हों। तो कॉन्टेक्स्ट वही है। आप मान भी लीजिए कि 2027 में वो बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको ये डेमो करना है ना, डेमो तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल लग जाएगा उसका, कि भैया ये स्पेस में एक बार रख दिए, वापस उसको ये थोड़ी करना है। मतलब कैप्सूल थोड़े कि हाँ स्पेस में है फिर वापस आ गया चेक कर लो, स्पेस में है, स्पेस में रहेगा। लॉन्ग टर्म टेस्टिंग की सारा आपका वाटर रिसाइकलिंग हो रहा है कि नहीं, एयर रिसाइकलिंग हो रहा है कि नहीं, स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन रखना, जैसे आईएसएस है कि भैया वहाँ लोग आते हैं रुकते हैं, वो 1 साल के अंदर टेस्टिंग भी नहीं हो सकता है। तो कॉन्टेस्ट वही है कि जो इनका है फेज़ 2 वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि सर हम सब चीज़ एकदम डेट 1 पे हो जाएगा और सब चीज़ हम टेस्ट कर लेंगे, फिगर आउट कर लेंगे, इट्स लाइक। तो कॉन्टेस्ट वही है कि क्लेम खूब सारा है,
डिलीवरी किसी का नहीं है और संभावना बहुत कम है, मतलब 99% चांस अब ये हो रहा है कि इनको 30 से भी ज़्यादा आगे ठेलना पड़ेगा आईएसएस को। और आईएसएस अब वो जगह पे पहुंच गया है कि कोई उसको मेंटेन नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि मतलब एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं सर, मेंटेनेंस कर रहे हैं। फिर दूसरा मिशन में एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, क्या कर रहे हो सर, मेंटेनेंस कर रहे हैं। सिर्फ मेंटेनेंस पे ही काम लग रहा है। मतलब कि मेजॉरिटी एस्ट्रोनॉट का जो स्पेस वॉक हो रहा है या अंदर का, अभी जैसे इसका रशियन साइड में लिटरली क्रैक है मेटल में, लिटरली। अब वहाँ जाके ड्रिल कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, फिर ड्रिल करके इपॉक्सी से बॉन्ड कर रहे हैं ताकि और क्रैक ना फैले। हालत खराब है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि फंस गए, प्रवचन सब झाड़ दिए लेकिन डिलीवरी किसी ने नहीं दिया है। बस वास्ट स्पेस का शायद चांसेस है कि वो पहुंच जाए टाइम पे। एक्सियम का भी दिक्कत आने लगा कि शायद उनका करोजन का इशू आ रहा है या कुछ आ रहा था। मामला गंभीर है, मतलब कि और रहा बात कि आईएसएस को अब डिले करने में दूसरा एक दिक्कत होता है कि आपको उसका डी ऑर्बिट करने के लिए स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि आप एक क्राफ्ट बनाएंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट चालू नहीं है क्योंकि आप खुद ही श्योर नहीं हो, क्योंकि वो श्योर करेंगे पैसा लेना शुरू कर देंगे, तो पैसा आपके पास है नहीं देने के लिए। तो आप जब एकदम श्योर हो कि हाँ आपको डी ऑर्बिट करना है, ठीक है, आप पैसा देना शुरू करो, 2 साल के अंदर उसको बना के सक्सेसफुली कंट्रोल माध्यम से डी ऑर्बिट कर देंगे। बेसिकली सब चीज़ हौच-पौच हो गया। और रहा बात आईएसएस एक्सपायर कर रहा है, ये सीरियस बात है। अब बात करते हैं विस्टा साइज का। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा बात हो गया रॉकेट लैब, क्योंकि रॉकेट लैब जो है वो TACRS प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये स्पेस फोर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, टैक्टिकल रिस्पॉन्सिव स्पेस। लॉजिक ये है कि चाइना कुछ मतलब आपने लड़ाई शुरू हो गया ताइवान में, बूम बम बड़ीम हो रहा है, चाइना कुछ कर दिया, कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया या कुछ उनके पास प्लान था कि स्पेस में हाय तौबा करने लगे। अब रहा बात कि जो उनका एसेट रहेगा वो तो उड़ जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मोमेंट नोटिस, मैंने फ़ोन उठा के बोला, उसके अंदर आपको तुरंत लॉन्च कर देना है। और ये मेन एम है, मतलब कि यूएस स्पेस फोर्स को दिखा कि चाइना ने मेरा सैटेलाइट खाया, उसके कुछ मिनट के अंदर वो फ़ोन उठाएंगे, हमको अभी सैटेलाइट लॉन्च करके देखो, उस ऑर्बिट पे हमको देखना है क्या हो रहा है। तो उसी के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, टैक्टिकल रिस्पॉन्सिव स्पेस। तो हिसाब ये है कि इसमें हॉट स्पेयर रखा जाता है कंपनीज में, जैसे ये रॉकेट लैब है तो एक रॉकेट को वो हॉट स्पेयर पर रखते हैं, मतलब रॉकेट है 1 महीना तक उसको वहाँ क्लाइमेट कंट्रोल रूम में रखेंगे, फिर जब 1 महीना तक नहीं यूज़ किया गया तो उसको निकाल के लॉन्च कर देंगे, दूसरा फ्रेश रख दिया जाएगा, मतलब एक हमेशा हॉट स्पेयर रखा जाता है। ऐसे ऐसे करके वो करते रहते हैं। और ये सैटेलाइट बस भी बना के रखे रहेंगे। और हिसाब है कि पेलोड गवर्नमेंट देगी। पेलोड मतलब उनका अपना डार्पा में जो सीक्रेट रिसर्च चल रहा है वो पेलोड रहेगा इमरजेंसी के लिए। तो पेलोड इनको ला के दिया जाएगा और इनका काम है लॉन्च करो तुरंत, मतलब हम फ़ोन घुमाएं लॉन्च करो। और इसमें वो टाइमिंग कर रहे हैं, तो टाइमिंग ये है कि स्पेस फोर्स सरप्राइज गो बोलेगा, मतलब कि आप लॉन्च रेडी रहो गो, रेडी रहो गो। तो हिसाब ये है कि कितना जल्दी आप लॉन्च कर पाते हैं। तो रॉकेट लैब का अभी रिकॉर्ड बना है 16 आवर्स 42 मिनट, यानी कि फ़ोन आया उसके बाद मतलब जो है आप बीच रात में हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उठिए आइए और ऑर्बिटल कैलकुलेशंस कीजिए, ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट कीजिए, हर चीज़ 4 से 5 घंटा तो सिर्फ उसी में लगता है, मतलब आपका ऑर्बिटल ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हम कहीं पे भी बोल सकते हैं भेजने के लिए, आपको वो करना है। और उसके बाद लॉन्च करके मतलब ऑर्बिट पे आपका सैटेलाइट जाएगा, उसको काउंट किया जा रहा है कि मैंने फ़ोन किया और कितना जल्दी आपका सैटेलाइट ऑर्बिट में है। तो ये 16 घंटा 42 मिनट्स में कर दिया, घंटा है दिन नहीं है, 16 घंटा 42 मिनट्स निपटा दिया। और सबसे क्लोजेस्ट जो सेकंड बेस्ट है वो फायरफ्लाई एरोस्पेस का है, वो आपका 27 घंटा लिए थे। इनका कॉन्ट्रैक्ट में जीतने के लिए आपको 72 आवर्स के अंदर लॉन्च कर देना है, तो वो बहुत है। और रहा बात कि सैटेलाइट जब ऊपर जाएगा तो उसको डिप्लॉय होने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप जैसे उसको रॉकेट से फेंकते हैं उसमें घूमेगा तो जनरली मैग्नेट टॉर्क का थोड़ा थोड़ा पावर डाल डाल के अपने आप को धीरे धीरे स्टेबलाइज करता है। क्यों? सोलर पैनल सही से डिप्लॉय नहीं हुआ है, सोलर टेक गारंटीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी नहीं पता है, तो अगर आप बहुत पावर अपने आप को ओरिएंट करना है आप डेड हो सकते हैं। तो बहुत सारा स्टेप्स है कि सैटेलाइट को वार्म अप करके चालू किया जाता है, और वो टाइम खाता है, मतलब कि सर 1-1.5 हफ्ता तो सोचना ही नहीं आपको कुछ। इनका वो भी जो कि मिलिट्री सिस्टम है, हिसाब है कि सर 37 आवर्स के अंदर हम एक्टिव कर दिए, यानी कि हम हैंड ओवर कर देंगे, अब आपको जो उछलना कूदना है कीजिए। तो लॉन्च क्या किया गया था, ये सैटेलाइट बस, इस बस के ऊपर ये जो क्यूब देख रहे हैं उसमें स्पेशल सॉस रहेगा, बूम बाम ब्रीम करने वाला रहे, फोम रहे, कैंची रहे, तो यही काम हो रहा है कि ये थोड़ा खौफनाक एबिलिटी है कि मतलब आप फ़ोन उठाओ और आप 24 घंटे के अंदर आपका सामान पहुंच जाए। और बाय द वे इसका मेन काम है कि जाके ट्रैक करो कि कौन है क्या है, कौन सा ऑर्बिट पे हो रहा है, उसको मतलब ऑर्बिट करो, मतलब स्पेस में एक्चुअली ऐसा करके रेडी कर देना चाहते हैं।
और अभी तो 2 ही 3 कंपनी कर रही है छोटे स्केल पे, लेकिन टारगेट है कि एंड में ये स्पेसएक्स को भी, यूएलए को भी, वो सबको भी रखेंगे कि भैया आप एक रॉकेट, मतलब ऑब्वियसली ये पैसा देंगे कि आप एक रॉकेट हमेशा हॉट स्पेयर रखिए और हम आपको बता देंगे कि अर्जेंट है कि नहीं है, मतलब येलो अलर्ट में है, रेड अलर्ट में है। और रेड अलर्ट का मतलब कि हम कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, आपको तुरंत फ़ोन आया आप भागो, भागना शुरू कीजिए, हम आपको तब तक बताएंगे कि कहाँ जाना है। तो ये बहुत खौफनाक चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से इस पर काम चल रहा है। अब बात करते हैं लिंक प्रोजेक्ट का। ये है स्टारगेजर जो क्राफ्ट है एयर का। तो आप ये समझिए कि पहले बहुत लोगों को भूत काटता था कि एयर लॉन्च करेंगे, तो एयर लॉन्च पेगासस एक्सएल जो है, ये रॉकेट सिस्टम है, ये लॉन्च किया गया। बाय द वे ये थोड़ा सक्सेसफुल रहा है, ये 1990 से लॉन्च किया गया था, ये 41 सक्सेसफुल मिशन कर चुका है, तो बड़ा है, मतलब मजाक नहीं है, बड़ा है। लेकिन बात यह कि आज के टाइम में सबका सेंस नहीं बनता, इसीलिए मतलब आज के टाइम में एक बड़ा रॉकेट जमीन से लॉन्च कीजिए, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। इसका बस एक यूनिक फ़ायदा ये होता था कि बहुत अच्छे ऑर्बिट पे जा सकता है। तो मतलब प्लेन आप ले जाइए, प्लेन को जिस ऑर्बिट पे जाना है, ऑलमोस्ट डायरेक्शनैलिटी का समस्या प्लेन सॉल्व कर देता है, बाकी ज़्यादा कोई कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो बात है कि ये जो 22 साल पुराना ऑब्जर्वेटरी है, ये ऑब्जर्वेटरी जो आप देख रहे हैं 22 साल पहले लॉन्च किया गया था, नील ग्रेशन स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी। वो ऑब्जर्वेटरी में खूब सारे इक्विपमेंट है, ठीक है, मल्टीपल स्पेक्ट्रम का। उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है, एक्सरे स्पेक्ट्रम है और गामा रे है। मतलब ये हाई एनर्जी पूरा संभालता है और इसका काम है कॉस्मिक बूम इवेंट को ट्रैक करना। तो जैसे कि कोई सुपरनोवा का बूम हो गया, वो देखेगा और वो बहुत तेजी से देखता है, बाय द वे उसका मेन वही खासियत है कि इसीलिए सारे स्पेक्ट्रम है कि मतलब गामा सेंसर्स में डिटेक्ट होगा, तुरंत बाकी सारे सेंसर से उसको स्वैप करेंगे और तुरंत इन्फॉर्मेशन ग्राउंड बेस को भेज दिया जाएगा कि यहाँ पे कुछ दिखा है। जो टेलीस्कोप स्विंग कर सकता है तुरंत उसको स्विंग करके देखिए। तो मतलब ये ऑलमोस्ट वाइड एंगल और टेलीफोटो दोनों मिक्स किया रहता है और ये हंटर के तौर पे काम करता है, सब चीज़ से वो उसका काम करता है और इसीलिए इतने सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं इसके अंदर। लेकिन रहा बात कि आपका जिसमें ना गामा रे बर्स्ट हो जाए, सुपरनोवा हो जाए, बर्थ ऑफ ब्लैक होल हो जाए, वो सब वो देखने के लिए है। अब बात है कि उसका प्रोपेलेंट खत्म, तो वो धीरे धीरे ऑर्बिट से नीचे आ रहा है और रिसेंटली शायद सोलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा था, दबा दिया बेचारे को, ऑर्बिट दबा दिया, एटमॉस्फेयर भी एक्सपेंड कर गया, उस पर दबाव भी डाल दिया, वो अब ऑर्बिट बहुत जल्दी लूज कर रहा है। तो हिसाब है कि यही रॉकेट आखिरी मिशन ये जाके उसके पीछे डॉक करेगा। और अब डॉकिंग पोर्ट नहीं है तो कैसे डॉक करेंगे। यहाँ पे बात है कि ये लॉन्च हो गया, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ये लॉन्च हो चुका है, ऑर्बिट मतलब ये रॉकेट ऑर्बिट पे डाल चुका है, ये क्राफ्ट डिटैच हो चुका है। अब रहा बात, ये क्राफ्ट धीरे धीरे उसको चेस करेगा, चेस करने के बाद उसका पूरा चक्कर काटता रहेगा, वो जो उसका अपना थ्रस्टर का इस्तेमाल कर करके वो चक्कर इसलिए काट रहा है ताकि पूरा एनालिसिस कर सके कि स्ट्रक्चर कैसा है, स्पेस में आपने 22 साल पहले डाला था, कैसा हालत है, क्या डैमेज हुआ है, क्या क्रैक किया है, वो सब देखने का कोशिश किया जाएगा। और टारगेट ये है कि इसमें खूब सारे आर्म्स हैं, जो पेलोड अडाप्टर है वही इतना स्ट्रांग होता है कि उस पर आप लोड डाल सकिए। तो कोशिश है कि वहीं से पकड़ लिया जाएगा और जब पकड़ लेंगे, मान लीजिए सक्सेसफुली पकड़ लेते हैं, तो ये अपना आयन इंजन चालू करेगा। इसमें 3 आयन इंजन है और वो चलेगा 1 महीना तक, फिर वो धीरे धीरे ऑर्बिट बढ़ा देगा और वो फिर डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद फिर से वो दिखता रहेगा और ये फिर से स्पेस फोर्स देखेगा कि अच्छा तुम सैटेलाइट के हर तरफ से देख सकते हो, जैसे मान लीजिए चाइना कुछ भेज दिया है स्पेशल, तो ये जाके देखेंगे कि भैया कहाँ भेजे हो, हम भी देखें थोड़ा, मतलब स्पेस में बूम बम चल रहा है सीरियसली वाला। तो ये है लिंक मिशन, लॉन्च हो गया है, ये रिटायर कर दिया गया है। अब देखिए ये सक्सेसफुल होता है क्योंकि 2 महीना लग ही जाएगा, आप मतलब समझिए जुलाई तो हो ही गया, अगस्त सितंबर में हम लोग को पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं। बट सक्सेस हो चाहे नहीं, उनका हिसाब ये था कि अगर कुछ नहीं करते वो 6 महीने के अंदर ये हो ही जाता, क्या बोलते हैं आपका, ये डी ऑर्बिट कर ही जाता और प्रोजेक्ट अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है। तो ये ऑलमोस्ट बस ऐसा था ना कि कुछ तुक्का साइड में किया जाए, और ये लॉन्च सस्ता पड़ता है स्पेस एक्स से, स्पेस कर सकते थे, लेकिन इतना महंगा पड़ता है कि नासा बोलेगा सर साइड मिशन के लिए हम इतना नहीं खर्च करेंगे। तो मतलब ये अच्छा हुर्रा मिशन रहेगा। अगर ये सक्सेसफुल कर लिया तो ये काफ़ी अच्छा, मतलब 41 सक्सेसफुल की जगह 42 सक्सेसफुल हो जाएगा और एक आपने एक सैटेलाइट सेव कर लिया, वो भी बड़ा ऑब्जर्वेटरी, बड़ी बात होगी। बोलो सैटेलाइट बड़ा है, देख सकते हो थोड़ा बड़ा ऑब्जर्वेटरी है। और ये अगर सक्सेसफुल होता है, क्योंकि हर सैटेलाइट में पेलोड अडाप्टर होता है, तो और बहुत सारे चीज़ जो गिर रहे हैं उसको भी पकड़ा जा सकता है कि सर हम पकड़ के उसको ये कर लेंगे, संभाल लेंगे। तो देखिए आने वाले 2 महीने में हम लोग को पता चलेगा सक्सेसफुल रहा कि नहीं।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो इंटरेस्टिंग हुआ है स्पेस में, उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जॉइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। हाइप कर दीजिए अगर आप एंजॉय किए थे तो।